अभी लगभग 7 बज गए हैं और 2-4 मिनट में पहले एकल गीत होगा। उसके उपरांत अपने जो आज के वक्ता हैं उनका परिचय, और फिर उसके बाद हम विषय पर जो उनका उद्बोधन है वो सुन सकेंगे। भरत जी हैं, अभी जुड़ गए हैं भरत जी। बोल हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ भरत जी, कविता शुरू की जा सकती है अभी। वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी, शस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी, वंदे जननी भारत धरणी, उन्नत सुंदर भाल हिमाचल, हिममय मुकुट विराजे जल, उन्नत सुंदर भाल हिमाचल, हिममय मुकुट विराजे उज्ज्वल, चरण पखारे विमल सिंधु जल, चरण पखारे विमल सिंधु जल, श्यामल अंचल धारी, दे जननी भारत धरणी, कल्याणी तू जगत सुमित्रा, नैसर्गिक सुषमा सुविचित्रा, कल्याणी तू जगत जगत सुमित्रा, सुमित्रा। नैसर्गिक सुषमा तू सुविचित्रा, तेरी लीला सुभग पवित्रा, तेरी लीला सुभग पवित्रा, गुरुवर मुनिवर धाई, वंदे जननी भारत धरणी, शस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी, वंदे जननी भारत धरणी, शक्तिशालिनी दुर्गा तू है, विभव पालिनी लक्ष्मी तू है, शक्तिशालिनी दुर्गा तू है, विभव पालिनी लक्ष्मी तू है, बुद्धिदायिनी विद्या तू है, बुद्धिदायिनी विद्या तू है, सब सुख सिरजनहारी, वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी, शस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी, वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी।
अपने पंजाब प्रांत दे कॉलेज विद्यार्थी कार्य विभाग च पिछले 2 महीने तो बौद्धिक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिदे च अलग अलग संघ के वरिष्ठ अधिकारी और विषयों के विशेषज्ञ द्वारा सानू अलग अलग विषयों ते उद्बोधन सुनने का अवसर हर शनिवार को प्राप्त होता है। उस श्रृंखला च अज यह अपना बौद्धिक श्रृंखला का 8वां भाग है। अज जिन्ने भी स्वयंसेवक कार्यकर्ता इस श्रृंखला च जुड़े हैं, वो सारे बंधु भगिनी, उन्होंने मैं सारिਆਂ का स्वागत करदा। असी सब जानते हैं कि कॉलेज विद्यार्थी कार्य विच स्टडी सर्कल अपने नगरां च, जिलियां च, विश्वविद्यालयां च चलते हैं। उन्होंने कार्यकर्तावां नूं जिहड़े स्टडी सर्कल च कोई ना कोई बौद्धिक विषय लेंदे हैं, उन्हां कोल बौद्धिक कंटेंट उन्हां नूं मिले, वो उन्हां विषयां ते चर्चा कर सकन। इसलिए इस बौद्धिक श्रृंखला का आयोजन किया गया है कि ऐसे विषय जिहड़े पंजाब नाल, देश नाल संबंधित हैं और कॉलेज विद्यार्थी जिन्हां च रुचि लेंदे हैं, उन्हां ते चर्चा वो कर सकन। और इन्हां सारे बौद्धिकां दी रिकॉर्डिंग की जाती है और इसनूं बाद विच सब जगह भेजण दी व्यवस्था हुंदी है, इन्हां दे बिंदु, इसकी रिकॉर्डिंग, ताकि अपने प्रांत भर विच जिन्ने स्टडी सर्कल फिजिकली या ऑनलाइन चल रहे हैं, उत्थे ये सारे विषयां ते चर्चा हो सके। तां अज सानू पहचान पंजाब की इतिहास तथा भूगोल इस विषय ते सानू अज जिन्हां दा उद्बोधन सुनने नूं मिलेगा, मैं उन्हां दा परिचय करवा देना। आप जी हन प्रोफैसर प्रशांत गौरव जी। प्रशांत गौरव जी कोल इतिहास संकलन समिति दे उत्तर क्षेत्र दे संगठन सचिव के नाते जिम्मेदारी है। आप जी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46 चंडीगढ़ विच प्राध्यापक हैं और आप जी दी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय तो आप जी ने MA हिस्ट्री और PhD की डिग्री प्राप्त की। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? विचों मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है, क्या थोड़ी और स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। आ रही है। हाँ ठीक है, साफ आ रही है, बिल्कुल जी। जी। प्रशांत गौरव जी दियां कई सारियां पुस्तकां इतिहास के विषय ते प्रकाशित हुईयां हन और शिक्षा के क्षेत्र च प्रशांत जी नूं कई सारे पुरस्कार और उपाधियां नाल सम्मानित किया गया है। मैं प्रशांत गौरव जी नूं बेनती करांगा कि अज का विषय साडे सामने रखन और एक सूचना है कि 40-45 मिनट के इस विषय तो बाद साडे मन च इस विषय नूं लैके जो प्रश्न होणगे, उस दे लई भी सानू लगभग 25-30 मिनट का समय मिलेगा। तो उद्बोधन दे विच असी अपने प्रश्न नोट कर सकते हैं और अंत विच असी फिर माननीय वक्ता तो असी अपने प्रश्न पूछ सकांगे। मैं प्रशांत जी नूं निवेदन करांगा कि अपना विषय वो साडे सामने रखन। आप सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कॉलेज विद्यार्थी कार्य विभाग की ओर पंजाब प्रांत की ओर से आज मुझे पंजाब क्षेत्र का ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि का अवलोकन विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी का एवं ऑर्गेनाइजिंग टीम का आभार प्रकट करता हूं। देश को या पंजाब को समझने के लिए इतिहास एवं भूगोल दोनों का साथ जरूरी है, तभी हम इंडिया के बजाय भारत के संपूर्ण इतिहास को समझ पाएंगे। हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पौराणिक गाथाओं में के अनुसार भी दुष्यंत के पुत्र भरत ने सारे भारत में अपना चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कर आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, अतः उनके नाम पर इस उपमहाद्वीप का नाम भारत पड़ा। वेद, पुराण, रामायण या महाभारत में यहां के वासियों को हिंदू कहा जाता था। यह शब्द कब से चल रहा है वो बताना आसान नहीं है।
कि 5000 साल पहले से चल रहा है या 10,000 साल पहले से चला है। इतना तय है कि भारत में जब भी सभ्यता की शुरुआत हुई और लेखनी की परंपरा जब शुरू हुई, तब से हिंदू शब्द साफ साफ दिखने को मिलता है। पर इतना जरूर है कि बहुत बाद में जाकर पारसी लोग सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहते देखे गए। वैसे भी पारसी भाषा में स का उच्चारण ह हो जाता है, अतः वो सिंधु को भी हिंदू कहते थे। बाद में चलकर यूनानी सिंधु को इंडस कहते थे, अतः यूरोपवासी इसे बाद में चलकर इंडिया कहने लगे। यह बहुत बाद की बात है। वैसे भी यूरोप शब्द ही 16वीं 17वीं शताब्दी की खोज है, यानी कि आज से मात्र 400 साल पहले की, जबकि भारत में सभ्यता की शुरुआत 10,000 साल पहले हो चुका था। हिंदू शब्द का उल्लेख भारतीय प्राचीन ग्रंथों में कम से कम 10,000 साल से दिखाई पड़ता है। यह भौगोलिक तथ्य है, इसलिए आज के इस लेक्चर में बताना आवश्यक है। पंजाब के भौगोलिक भाग और इसका इतिहास क्या रहा है, दोनों में क्या संबंध रहा है, इसको भी थोड़ा समझना आवश्यक है। प्रत्येक देश का इतिहास वहां की प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों की उपज होती है। भौगोलिक अवस्था ही इतिहास की रूपरेखा निर्मित करती है। प्राकृतिक परिस्थितियां, जलवायु, भूमि की खनिज शक्ति आदि देश की राजनीतिक, समाज, धर्म और व्यवस्था को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार हमारे देश के भूगोल ने उसके इतिहास पर अपना अमिट प्रभाव डाला है। अतः इस प्रभाव को समझने के लिए देश की प्राकृतिक बनावट, या पंजाब की बात करें विशेष रूप से तो उसकी भौगोलिक बनावट को समझना आवश्यक है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत पंजाब का विशाल भाग आता है। पंजाब शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच अर्थात पांच और आब अर्थात पानी से मिलकर बना है। महाकाव्यों और पुराणों में स्पष्ट दिया हुआ है कि पंचनद का वर्णन आता है, जिसका स्पष्ट अर्थ है निरंतर बहने वाली नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम के आसपास बहने वाला जो क्षेत्र है उसको पंजाब, यानी कि 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको पंजाब कहा गया। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियां है, जो अंत में सिंधु नदी में जाकर गिरती है और उसके बाद समुद्र में मिल जाती है। ऋग्वैदिक काल में इस प्रदेश को सब सिंधु अर्थात 7 नदियों का प्रदेश कहा। अब 2 नदियां पड़ गई। सिंधु में मिलने वाली ये 7 नदियां है, सिंधु अर्थात सिंध, बिदस्ता जिसका नाम झेलम था, अक्सनी जिसका नाम चिनाव है, परुसनी जिसका नाम रावी है, बिपाशा जिसका नाम ब्यास है और सतुद्री जिसका नाम सतलुज है, सरस्वती जिसका नाम सरस्वती है। महाभारत में ऊपर लिखी पंचनद अर्थात 5 नदियों के नामों के अतिरिक्त 6ठी नदी सिंधु का भी नाम आता है, जो कि प्राचीन पंजाब की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, और 7वीं नदी राजस्थान की सरस्वती नदी है। सब सिंधु प्रदेश अतः संपूर्ण पंजाब को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था, और इसी सरस्वती नदी और ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ था, जो आज भी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। प्लांट बे में रहने वाला जो सबसे पहली सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसी समय में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता प्लस प्राचीन संस्कृति यानी कि वैदिक संस्कृति का उदय इसी सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपज है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब हम यूनानियों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया तो इस प्रदेश को पेंटापोनिया का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है 5 नदियों का प्रदेश। इस समय के कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय इस प्रदेश में 37 महत्वपूर्ण और समृद्ध उन्नत नगर थे, जो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में कंटिन्यू करते चले गए। कनिंगम के अनुसार टक नामक एक कबीले के कारण सैकड़ों वर्षों तक पंजाब को टकी भी कहा जाता है। इसका अधिकार क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर ब्यास तक फैला हुआ, यानी कि एक विशाल क्षेत्र था। एक ऐसा विशाल क्षेत्र था जो पूरे विश्व के लिए एक अजूबा था। यूरोप, इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी नहीं थी जितनी पंजाब की भी मानी जाती थी। यूरोप अपने आप में काफी बाद में डेवलप होकर के आज का मैप दिया, जबकि पंजाब प्राचीन काल से ही अपना एक मैप दे रखा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रदेश का नाम तसीकाई इस प्रदेश के नाम को बताया। बाहर के हमलावर तुर्क एवं मुगल के काल में एवं बाद में रंजीत सिंह के अधीन पंजाब को लाहौर प्रांत या लाहौर राज्य कहा जाता था, जिसकी दक्षिणी सीमा दिल्ली तक था। 1849 में इस क्षेत्र को लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधिकार में करने के बाद
इसके प्रशासन को अपने अनुसार संचालित किया। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब के भारतीय भाग का नाम पूर्वी पंजाब और दूसरा भाग जिसे पाकिस्तान में मिला दिया गया को पश्चिमी पंजाब कहा गया। अतः इस बात को समझना आवश्यक है कि पंजाब की राजनीतिक सीमाएं और भौगोलिक सीमाएं हर समय एक नहीं थी, बल्कि समय समय पर बदलती रही थी। प्राचीन इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से हम आज उस पुराने अविभाजित पंजाब को ही ध्यान में रखेंगे, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में सुलेमान और किरतार की पहाड़ियां, दक्षिण में सिंध का मरुस्थल और राजपूताना का मरुस्थल तथा पूर्व में यमुना नदी था। इस क्षेत्र का इस पंजाब का क्षेत्रफल लगभग 1,44,436 वर्ग मील था और 1891 में 1891 में इसकी जनसंख्या 2.5 करोड़ थी। अब पंजाब की प्राकृतिक विशेषताओं को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं पंजाब के भूगोल को बताने के क्रम में इतिहास के आधार का उपयोग करूंगा। यह सही कहा जाता है कि भूगोल और इतिहास का आपसी संबंध इस प्रकार से है जैसे सूर्य और चांद का। अगर भूगोल दाई आंख है तो इतिहास बाई आंख, और यही भूगोल या भौगोलिक परिस्थितियां जैसे जलवायु, पहाड़, नदियां, सीमाएं आदि किसी भी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास को प्रभावित करती रहती है। इसलिए पंजाब के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए और उसको ठीक प्रकार से समझने के लिए उसके भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। पंजाब के भौगोलिक खंड, साधारणतः पंजाब को भौगोलिक दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को, दूसरा हिमालय के तलहटी के क्षेत्र को, यानी कि पर्वत जहां खत्म होता है और मैदान जहां शुरू होता है उसके बीच के भाग को, और तीसरा जो पार्ट होता है वो है पंजाब का मैदानी इलाका, जो कहा जाता है कि उस समय क्या आज के डेट में भी जमीन के मामले में, उपजाऊ मामले में विश्व का मतलब भारत का विश्व में भी कई जगहों से सबसे अमीर, सबसे रिच एरिया रहा है। हिमालय के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में को हिमालय तो कहा जाता है हिम अर्थात बर्फ, और आलय अर्थात घर से हिमालय का जन्म हुआ। हिम अर्थात बर्फ और आलय अर्थात घर से हिमालय का जन्म हुआ। ये पहाड़ पंजाब के लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इन बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से नदियां निकलती है जो पंजाब के मैदानों की सिंचाई करती है। इन नदियों के कारण ही पंजाब में नहरों का जाल बिछाया गया, जो संसार का नहरों द्वारा सिंचाई का सबसे बड़ा प्रबंध था। जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस के समय में भी यह शुरू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी शुरू किया गया था, और उससे पहले ये नहरों के जाल बिछाने की जो क्रिया शुरू हुई थी वो अशोक के समय में भी शुरू हुआ था। अशोक के समय में यहां जो सड़कों का जाल बिछाया गया था वही धीरे धीरे आगे चलकर कंटिन्यू हुआ और डेवलप होता चला गया। उचित ही कहा गया, यदि नील नदी मिस्र को एक उपहार है तो हिमालय भी पंजाब के मैदान के लिए एक उपहार है। हिमालय के पश्चिमी किनारे पर सुलेमान और किरतार के पहाड़ है जो पंजाब में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। इनमें बहुत से दर्रे हैं, पासेस हैं। ये पासेस काफी महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टि से ये पासेस बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हीं दर्रों से, इन्हीं पासेस से प्राचीन काल में ईरानी, यूनानी, शक, कुशान, हूण, अरबी, पठान, तुर्क, मुगल, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे कई आक्रमणकारी आए। उनकी सेनाओं को रोकने के लिए पंजाब के तत्कालीन शासकों ने काफी प्रयास किए। अतः पंजाब में भयानक युद्ध हुए। सिकंदर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी आदि सभी के युद्ध पंजाब की भूमि पर ही लड़े गए। अतः देश की सुरक्षा के लिए परम आवश्यक था कि ये प्रवेश द्वार सदैव समुचित रूप से सुरक्षित रहे, और इसके ध्यान सबने दिया। अंग्रेजों के समय भी देखते हैं, रणजीत सिंह के समय में भी देखते हैं, बलवन के समय में भी देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी देखते हैं, इससे पहले अशोक के समय भी देखते हैं जब अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। परंतु यह कहना भूल है कि एक द्वार केवल आक्रमणों और विजय प्राप्तियों का काम देते थे, बल्कि इसी रास्ते साहसी योद्धा, यात्री, व्यापारी लोग, धर्म प्रचारक और दूसरे देशों से खैबर और उत्तर पश्चिमी हिंदू कुछ पर्वत के दर्रे से भारत में आए। यानी कि दोनों चीज था, इसका नेगेटिव पॉइंट भी था और इसका पॉजिटिव पॉइंट भी था। खैबर दर्रा
काबुल से पेशावर तक काफी महत्वपूर्ण है। काबुल से पेशावर तक ये पूरी तरह लंबा एक खैरा दर्रा था और पंजाब के रास्ते पर सबसे महत्वपूर्ण दर्रा यही खैबर दर्रा था। प्राचीन समय से इसी दर्रे के रास्ते अनगिनत आक्रमणकारी और प्रवासी भारत में आते रहे। बोलन दर्रे के रास्ते बहुत कम लोग बाहर से भारत में आए, क्योंकि इस रास्ते से आक्रमणकारी सीधे पंजाब के उपजाऊ मैदान में प्रवेश नहीं करते थे, बल्कि इस दर्रे से सिंध और राजपूताना के रेगिस्तान में से होकर पंजाब इन्हें आना पड़ता था। और रेगिस्तानी इलाका था, पानी के खोज में लगभग उनके लिए कहीं से भी ये कंफर्टेबल नहीं था, और ऐसा नहीं था कि वो किसी रूप में इस जगह को लेकर के ये सोच सके कि भारत में हमें रहना है। गोमल दर्रा भी था, जिसके द्वारा अधिकतर अफगानिस्तान के व्यापारी भारत आते थे। कुर्म और टोची दर्रे का भी नाम काफी प्रमुख है। यह दर्रा पार करना भी बहुत आसान नहीं है, फिर भी खैबर दर्रा जितना मुश्किल था उसी तरह कुर्म भी था, उसी तरह टोची भी था। खैबर दर्रा के महत्वपूर्ण होने के बावजूद, बहुत ज्यादा आसान नहीं होने के बावजूद, कुर्म और टोची में भी उसी तरह से खैबर दर्रा की तरह लोग आते गए। कहीं से कुछ भूले भटके आक्रमणकारी इस कुर्म और टोची दर्रा के द्वारा भी भारत में पहुंच गए। अब बात करते हैं हिमालय के पहाड़, पंजाब के पहाड़ों के तलहटी क्षेत्र की। ये काफी महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत पंजाब के मैदान के बीच के ढलानी भूमि या तराई का जो तलहटी का क्षेत्र है, उसी को यह तराई या तलहटी कहा जाता है। इस तराई क्षेत्र में अंबाला, होशियारपुर, कांगड़ा, गुरदासपुर, सियालकोट, गुजरात, एक पाकिस्तान में गुजरात भी है, और झेलम के उत्तरी क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र इस तराई क्षेत्र में भी आते हैं, तराई क्षेत्र में ही आते हैं। इसी प्रकार मैदानी भाग वो भी काफी महत्वपूर्ण था। सिंधु और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब का मैदानी भाग कहते हैं। ये आज का पंजाब नहीं है, ये पुराना पंजाब है, जिसमें पाकिस्तान का पूरा इलाका, अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग, आज का पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक ये लगभग फैला हुआ था। पंजाब की बहुत बड़ी जनसंख्या इस भाग में रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को वास्तविक पंजाब, यानी कि जो मैदानी इलाका था, इस मैदानी इलाका को वास्तविक पंजाब कहा जाता है, जहां खेती होती है, किसानों के बारे में लोहरी और ये सारा चीज, भंगड़ा गिद्दा, ये सारा इस क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिला, जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में रावी और यमुना नदियों के बीच के मैदान है। पश्चिमी क्षेत्र जो रावी और सिंध के बीच का इलाका है, दो नदियों के भूमि को दोआब कहा जाता है। और पंजाब में चूंकि नदियों का एक पूरी तरह से कई भाग थे और उसके बीच का जो भूमि था वो दोआब कहलाता था। और दोआब इतना उपजाऊ भूमि होता था, इतना अच्छी भूमि होती थी खेती के लिए, कि कहा जाता है, आज पहले भी और आज भी कहा जाता है कि पंजाब पूरे भारत को बैठाकर खिला सकता है। इसमें जो दोआब थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण जो दोआब था वो था विस्त जलंधर दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच के प्रदेश को विस्त जलंधर दोआब कहते हैं। इसमें जलंधर, कपूरथला और होशियारपुर प्रसिद्ध नगर है। दूसरा था बारी दोआब। इस दोआब में रावी और ब्यास के बीच के प्रदेश आते हैं। इसमें प्रसिद्ध शहर है लाहौर, जो कि काफी समय तक रंजीत सिंह और अंग्रेजों के समय भी और उससे भी पहले मुगलों के समय में ये लाहौर बहुत महत्वपूर्ण शहर था। अमृतसर, मुल्तान आते हैं। इस प्रदेश को मांझा का दोआब भी कहा जाता है। रचना दोआब ये एकल दोआब था। इसमें रावी और चिनाव के बीच का इलाका आता है। गुजरावाला और शेखपुरा इसी दोआब के प्रसिद्ध नगर थे। चच दोआब, चिनाव और झेलम के बीच के इलाके को चच दोआब कहते हैं। इसके प्रसिद्ध शहरों के नाम ये हैं गुजरात, भेड़ा, शाहपुर, मियानी और साहिवाल। अगला जो दोआब है वह है सिंध सागर दोआब। इस दोआब में झेलम और सिंध के बीच का इलाका आता है। इस प्रदेश का कुछ इलाका मरुस्थली है और कुछ पहाड़ी है। यह दोआब उतना उपजाऊ नहीं है जितना कि और है। और आप भी जानते हैं कि मरुस्थल के इलाके को थार कहते हैं और इस दोआब के प्रसिद्ध शहर अटक, रोहतास, झेलम और मियांवाली ये प्रमुख शहर है, जिसको करीब करीब ऐसा माना जाता है कि यह रेगिस्तान के पास का इलाका है। कुछ और भी दोआब है और कुछ और भी जगह हैं जिसको समझना आवश्यक है, चूंकि इस जगह पे खेती अच्छी होती थी और उसे एक अलग विभाग में बांटा गया था। सतलुज और घग्गर के बीच के इलाके को मालवा कहते हैं। इसका नाम मालवा कबीले के नाम से पड़ा, जिसकी चर्चा सिकंदर के आक्रमण के समय से होता है। इस कबीले के लोग पंजाब के इसी इलाके में रहते थे और मालवा दोआब के प्रसिद्ध शहर लुधियाना,
फिरोजपुर, फरीदकोट, भटिंडा, नाभा और पटियाला है। ये सतलुज गग्गर के बीच का जो मालवा का क्षेत्र है वो इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। घग्गर और यमुना के बीच के इलाके को हरियाणा कहा जाता है। इसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और जिंद के इलाके शामिल है। ये वो इलाके हैं जिनमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कई अनेक घमासान युद्ध हुए। राजनीतिक इतिहास पर भी जो प्रभाव पड़ा इसको भी हम देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम से काफी मात्रा में पंजाब पर हुए आक्रमणों का इसकी राजनीतिक इतिहास पर काफी प्रभाव पड़ा। इस कारण पंजाब में हमेशा एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज राजतंत्र प्रणाली रही और इस निरंकुश राजाओं ने पंजाब में उदारवादी संस्थाओं के विस्तार को रोके रखा। यदि केंद्रीकृत राजतंत्र प्रणाली नहीं रहती तो लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल था और लोग किसी न किसी रूप में विदेशी आने वाले आक्रमणकारियों को भारत में पनाह देते थे। पंजाब की खुशहाली का विदेशी आक्रमणकारियों ने को आकर्षित किया। पंजाब की उपजाऊ धरती और लोगों की आर्थिक खुशहाली जग जाहिर था और आज भी है, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने इस पर बार बार आक्रमण किए। यदि पंजाब की धरती बंजर होती तो आक्रमणकारी इस पर इतनी अधिक आक्रमण नहीं करते। विदेशी आक्रमणकारी जैसे कि अरब जो कि बोलन दर्रे से भारत में आए, सिंध के सूखे रेगिस्तान से काफी निराश हुए। उन्हें लगा कि इंसान के रहने का ये जगह नहीं है। जब इंसान में इसी में रहना है तो हम तो खुद एक ऐसे जगह से आ रहे हैं जो जगह रेगिस्तान का इलाका है। हमें तो सुकून वाला इलाका चाहिए, हमें तो हरियाली वाला इलाका चाहिए और इसकी खोज में ये अन्य जगहों पर भटकते रहे। उन्होंने अनुभव किया कि इन प्रदेशों पर यानी कि जो रेगिस्तान का इलाका है, इन प्रदेशों पर अधिकार करना व्यर्थ ही था, सर्वाइव करना मुश्किल था। परंतु दूसरी ओर ऐसे आक्रमणकारी भी जीते थे जो खैबर दर्रा से होते हुए पंजाब की धरती पर आ गए, इस पर अपना अधिकार जमाए और यहां अपने आप को जमाए रखने की पूरी कोशिश की। जब तक उन्होंने इसे पूर्ण रूप से प्राप्त न कर लिया, उन्होंने संघर्ष को जारी रखा, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आए थे वो रेगिस्तानी इलाका था या बर्फीला इलाका था या पहाड़ का एक ऐसा इलाका था जहां इंसान के रहने में काफी दिक्कतें आती है। जब उन्होंने भारत की हरियाली देखा, पंजाब के खुशनुमा हरियाली देखा, जब यहाँ पर उत्तम फसलें देखा, यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण काफी खूबसूरत देखा, उन्हें लगा कि इस जगह पर हमें रहना। ऐसे भी उनकी जिंदगी खानाबदोश की थी। उनके जो नियम और कानून जो भी थे वो खानाबदोश से रिलेटेड थे। वो उस समय भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए और सच माना जाए तो आज भी इन्होंने अपने आप को स्थापित नहीं किया। दक्षिण पंजाब के बारे में थोड़ा सा देखें, जो हरियाणा का विशेष रूप से इलाका है। पंजाब ने अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण गंगा के मैदान को उत्तर पश्चिम के आक्रमणकारियों से बचाए रखने के लिए एक ढाल का काम किया। इसी कारण भारत के इतिहास में बहुत से निर्णायक युद्ध पंजाब में लड़े गए। कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, तराइन, करनाल, पानीपत पानीपत का मैदान जंग का मैदान बना रहा, जो कि दक्षिण पश्चिमी पंजाब में ही है। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। यह भी एक अलग स्टोरी है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे या जीते थे, या इनका जो रोल था वो क्या था, यह भी समझना बहुत आवश्यक है। 17 बार इस मोहम्मद गौरी को, 16 बार इस मोहम्मद गौरी को इन्होंने माफ किया, लेकिन एक बार मोहम्मद गौरी के मौके पड़ गए पृथ्वीराज चौहान, उसको इसने माफ नहीं किया। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ युद्ध किया। इसमें बाबर की विजय हुई और बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था, क्योंकि इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत की एक दूसरी लड़ाई हुई जिसने हुमायूं के भाग्य का निर्णय किया। पानीपत की एक तीसरी लड़ाई भी हुई। कहा जाता है अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुई थी, लेकिन इस युद्ध में अकबर जीता था। सच्चाई ये है, इसे भी समझने की जरूरत है। यह भी एक टॉपिक है, इसमें अकबर नहीं बल्कि हेमू जीता था। इसने उत्तर केंद्रीय इसी तीसरी युद्ध ने उत्तर और केंद्रीय भारत में मराठों की शक्ति को नष्ट कर दिया। पानीपत का युद्ध ही एक ऐसा कारण था जिसने मराठों द्वारा अंग्रेजों की शक्ति को गंगा की घाटी में बढ़ने से रोक सके और अंग्रेज बंगाल को विजित कर लिए। वास्तव में किसी भी साहसी आक्रमणकारी जो पंजाब और दिल्ली पर अधिकार कर लेता था के लिए भारत के और भागों का स्वामी बनना आसान हो जाता था। उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की समस्या कुछ अलग थी, अन्य क्षेत्रों की समस्या कुछ अलग थी, लेकिन फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर का इलाका था, यहां पर कुछ अलग समस्या थी। इसे भी समझना है। प्राचीन काल से ही
भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना शासकों के लिए गंभीर समस्या बना। इसके कुछ भौगोलिक कारण थे, इसे समझना है। अंग्रेजों को छोड़कर शेष सभी जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए वो उत्तर पश्चिम में पर्वतों द्वारा, दर्रों के द्वारा, पर्वत जो थे उसके जो दर्रे थे, खैबर दर्रा जिसकी अभी मैंने चर्चा किया, खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, गोमल दर्रा, टोची दर्रा, बोलन दर्रा के रास्ते भारत में आए। इसलिए इस क्षेत्र और भारत के इन मुख्य द्वारों की सुरक्षा को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक था। दूसरा, इस क्षेत्र के जलवायु और चट्टानी धरती के कारण यहां के लोग किसी भी सरकार के अधीन अधिक समय तक दबे रहने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मेहनती थे और ये किसी के अधीन इनका एक मनोवृत्ति बन ही नहीं पाती थी। दूसरी चीज, यहां जो कबीलाई क्षेत्र थे वो अलग अलग थे और सभी कबीले के अपने नियम चलते थे और किसी भी सेंट्रलाइज पोजीशन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनमें भी जो फूट था वो भी अपने आप में यहां के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड था। पर्याप्त रोजगार न मिलने के कारण पहाड़ी कबीले के लोग पास के पंजाब के क्षेत्रों पर, जो कि डेवलप था, जिसमें तरक्की हो चुकी थी, उस जगह पर आक्रमण करते थे और लूट मार करते थे। आज वही कबीला, ये जो कबीले के जो लोग थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, यही कबीले के लोग भारत पर आक्रमण किए थे। उसमें सेना भी थी और इन कबीले के लोग भी थे। कहा जाता है कि जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो ये यहां पहुंचकर लोगों जमीन और जगह लूटने के बजाय ये लोग खाने में ज्यादा विश्वास रखने लगे और खाने के सामान ज्यादा लूटने लगे। इस तरह से गज्जल टाइप ये लोग थे और आज भी पाकिस्तान के क्षेत्र में ये पूरा कौम पाया जाता है। इन सभी तथ्यों के कारण इस क्षेत्र में एक स्थिर और शांतिमय सरकार का होना संभव नहीं था। भारत के सभी सम्राटों को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय करने पड़े और मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था कि अशोक भी था और अकबर भी था। प्राचीन काल की बात कर ले, इसमें मौर्य सम्राटों ने तक्षशिला में कई विद्रोह हुए जिसको इन्होंने दबाया था, सभाजगढ़ी में विद्रोह हुए थे, कपिसा में विद्रोह हुए थे, कंधार में विद्रोह हुआ था और इन्हीं सभी विद्रोह के कारण प्राचीन काल में, मौर्य काल में भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी चौकियां, फौजी चौकियों को यहां बसाया गया था। इन फौजी चौकियों के कारण यहां थोड़ी स्थिति को नियंत्रण किया जा सका था। अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए कई बार गया। अशोक का पुत्र भी जो महेंद्र था वो भी वहां के विद्रोह को दबाने के लिए गया। अकबर यहां के विद्रोह को दबाने के लिए गया। कनिष्क के समय में हम देखते हैं कि कनिष्क के साम्राज्य में उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था ये अन्य इलाकों से थोड़ा अलग था और उसने इन इलाकों को भारत के अन्य इलाकों को जोड़ने के बजाय उसने पेशावर के समीप पुष्कलावती नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया और उसे ही मजबूत बनाया। वो जानता था कि जिस पश्चिम के क्षेत्र से मैं आया हूं इस क्षेत्र से अन्य रास्ते भी और अन्य आक्रमणकारी भी है और यहां पर इसको दो चीज मिला था। एक सिल्क रूट मिला था जिससे इन्होंने कनिष्क के समय में काफी कमाई हुई थी और दूसरा चीज यहां का उपजाऊ भूमि मिला था। इन दोनों चीजों के कारण कनिष्क ने अपनी राजधानी और अपना क्षेत्र इसी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र को बनाया। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने पंजाब की 7 नदियों को पार करके अफगानिस्तान में बैक्टीरिया तक, हिंदू कुश पर्वत तक आक्रमण किया और उस पूरे जगह को अपने में मिलाने में सफल रहा था। बाद में, इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, समुद्रगुप्त के समय में भी था, लेकिन ये सारी जो व्यवस्था थी कभी बनते रहा, कभी बिगड़ते रहा, कभी बनते रहा और कभी बिगड़ते रहा। मध्यकाल में बलवन और अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई कोशिश की। अलाउद्दीन के समय में तो कितने आक्रमण हुए, मंगोलों के कितने आक्रमण हुए जिसको ये रोका और भारतीय सेना के साथ, जो कि ये भारतीय मुसलमान था, यहाँ का यह मुसलमान था जो मुस्लिम धर्म में ये कन्वर्ट हुआ था, इसलिए इसे भारतीय मुसलमान कहा जाता था। और इसने जो फौज बनाया था वो फौज गुजरात से लेकर के, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सारे जगहों का जो फौज बनाया, उस फौज के मार्फत इसने उत्तर पश्चिम के इस सीमांत प्रांत की सुरक्षा करने में सफल रहा। मुगलों के आक्रमण को, मुगल भी इस आक्रमण को, पश्चिम की तरफ से जो आक्रमण होते थे उसको रोकने के लिए काफी कोशिश किए और लगभग ये भी सफल रहे थे। अकबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल सम्राटों ने काबुल और कंधार पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए पूरा कोशिश की, क्योंकि काबुल कंधार का जो क्षेत्र था, ये लड़ाकू कंधार का जो क्षेत्र था वो लड़ाकू कबीले यहां कई तरह के थे और ऐसे ऐसे लड़ाकू कबीले थे जो लड़ाकू कबीले लड़ाई में काफी एक्सपर्ट थे। सिकंदर के समय में भी इन्होंने काफी अपने आप वीरता दिखाया था। 19वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह को भी
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने न केवल इस क्षेत्र में पेशावर, हजारा, कोहाट, बन्नू पर अधिकार किए, बल्कि इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए रखा। कुछ नए क्षेत्रों को तो उसने लिया ही, नए क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया ही, साथ ही उन जगहों पर भी वो अपने अधिकार बनाए रखे जिन जगहों पर पहले अधिकार बनाए रखना कबीलों के कारण बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं पर रहने वाले कबीलों के आक्रमण को रोकने के कई उपाय किए। उन्होंने कई किले, छोटे छोटे किलों का निर्माण किया ताकि इनके आक्रमण को रोका जा सके। इन कबीलों को भयभीत करने के लिए आवागमन के साधनों को सदा खुला रखने का प्रयत्न किया गया और उनकी सैनिक टुकड़ियां इस क्षेत्र में हर समय घूमती रहती थी, चौकस रहते थे। हमेशा इसे सेंसिटिव और खतरनाक इलाका ही माना गया। पेशावर पर अधिकार करने के कारण, या पेशावर पर अधिकार जब उन्होंने कर लिया रंजीत सिंह ने, उसने दुर्ग को उनको मजबूत करने का एक मौका मिला और इतना अच्छा मजबूत किया कि सुदृढ़ शासन इन्होंने स्थापित किया। ऐसे तो कहा यह भी जाता है कि रंजीत सिंह के शासन को अंग्रेजों ने खुद छोड़ रखा था कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र को ये किसी न किसी तरह से बनाए रखे, उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमण को ये रोके। बाद में डलहौजी की बेवकूफी थी कि उसने रंजीत सिंह के या दिलीप सिंह के इस क्षेत्र को अपने में मिला लिया। रंजीत सिंह ने काफी क्षेत्रों को, सीकम, माची, खैराबाद, सुभद्र, जहांगीरा, नारा में कई दुर्ग बनाए सिर्फ इन कबीलों के आक्रमण को रोकने के लिए। पंजाब पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने भी अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रंजीत सिंह की ही नीति अपनाई। भारत के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब कभी किसी सरकार ने उत्तर पश्चिम की रक्षा नहीं की या उस तरफ ध्यान नहीं दिया या उसे लगा कि हम इसे बहुत आसानी से यानी कि कमजोर समझा, तब उनको हानि उठानी पड़ी थी। पंजाब के लोगों के चरित्र की भी थोड़ी विशेषताएं हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। पंजाब की भौगोलिक स्थिति ने पंजाबियों के जीवन और चरित्र को बहुत प्रभावित किया। प्राचीन काल से ही पंजाब भारत का द्वार रहा है और इसने बहुत सी राजनीतिक उथल पुथल देखी। साहसी और वीर पंजाबियों ने सदा ही विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया। इसी कारण पंजाब को भारत की तलवार भी कहा जाता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार तलवारों के साए में पले हुए पंजाबी सचेत, परिश्रमी, आत्मनिर्भर और वीर बनते चले गए। कब वीर बनते चले गए ये तो आज इतिहास हमें बताता है, जबकि इनकी वीरता पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में छाया हुआ था। हम बाद में भी देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये पूरे विश्व में लगभग छाए रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कहा जाता है कि भारत के 1,92,000 सैनिकों में से 1,05,000 सैनिक सिर्फ पंजाब से थे। वे सपनों की दुनिया में रहने वाले आलसी नहीं बन सकते थे। वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के सिपाही और मातृभूमि के रक्षक रहे। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज भी भारत की सशस्त्र सेनाओं में इन क्षेत्र के लोगों का बहुत अधिक योगदान है और बहुत ज्यादा संलग्नता है। प्राचीन काल में विदेशियों के समूह और आक्रमणकारी पंजाब में आकर बसते रहे। कई जातियों का रक्त, भाषाएं, संस्कृति पंजाब के समाज में आकर मिल गई। इस प्रकार से देसी और विदेशी तत्वों के मिश्रण से एक नई संस्कृति का उदय हुआ, क्योंकि पंजाब में भिन्न भिन्न जातियां एक दूसरे से मिलकर रहने लगी। एक नए समाज का निर्माण किया, एक नए संस्कृति का निर्माण किया। प्राचीन संस्कृति तो चल ही रही थी, साथ में एक नई संस्कृति के भी पार्ट इसमें मिल गए। इतने लोगों का मिश्रण रहा कि पंजाब में कास्ट सिस्टम यानी कि जाति पाति प्रथा काफी कम देखने को मिलता है। जात पात की कठोरता बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा कि भारत के अन्य भागों में देखने को मिलता है। पंजाबियों के चरित्र की एक और विशेषता है कि ये बहुत खर्चीले हैं। इनका बार बार उत्तर पश्चिम से विदेशियों के आक्रमण का सामना करना पड़ता था, जो इनके धन को लूट कर ले जाते थे, जिस कारण इनकी बचत करने की जो आदत थी वो खत्म हो गई और वे स्वभाव से खर्चीले बन गए। वे सोचते थे कि आक्रमणकारी आएंगे, उनके पास जो भी धन संपत्ति रहेगा सबको वो लेकर के चले जाएंगे, कुछ भी इनके पास नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पंजाबी लोग खर्च अत्यधिक करते थे और जोड़ते कम थे। पंजाबियों की आम आदत खूब खाना पीना और प्रसन्न रहना काफी महत्वपूर्ण था, यह आज भी है। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए, यह सच्चाई यह था कि यह असुरक्षा की भावना से उत्पन्न हुआ एक स्वभाव था।
एक उक्ति आज भी प्रचलित है जो धन के बारे में उनकी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, खादा पीता लहदा बाकी आमद साहेदा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि विदेशियों के लगातार आक्रमण के कारण पंजाब में सदा ही अशांति बनी रही, क्योंकि यहां कला कौशल और साहित्य के विकास के लिए वातावरण बहुत अनुकूल नहीं था। खासकर प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, बाद में चलकर के मध्यकाल के क्षेत्र में और आधुनिक काल में तो काफी कुछ साहित्य में विकास हुआ। इसलिए भारत के में अन्य प्रदेशों की भांति पंजाब इन क्षेत्रों में प्रगति न कर सका, कला कौशल के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम से आने वाले मुसलमान आक्रमणकारियों ने पंजाब के मैदान में बने हुए प्राचीन हिंदू स्मारकों, बौद्ध विहार, विशालकाय भारतीय संस्कृति से संबंधित मूर्तियां, जो कि आप ध्यान देंगे अफगानिस्तान में इन सारे जगहों पर पड़ी हुई थी, जिसको इन्होंने तोड़ फोड़ दिया। टूटे फूटे रूप में आज पंजाब के दूर के पहाड़ी इलाकों में थोड़े बहुत स्मारक बचे रह गए हैं, जो सिर्फ आतताइयों के क्रूरता की कहानी कहते हैं। मैक्सिमम जिस जगह पर रह गए हैं, जिसको आज हम देखने के लिए जाते हैं अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में मूर्तियों को तो अगर इन्होंने तोड़ नहीं पाए तो सारे चेहरे को इन्होंने पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दिया। यानी कि साफ फोटो नहीं, साफ मूर्ति पता नहीं चल पाता है कि किसकी है। प्रकृति प्रकोप ने भी पंजाब में बौद्ध धर्म के बहुत से मठों और स्मारकों, जिसका चीनी यात्रियों ने वर्णन किया है, को नष्ट कर दिया। बहुत सारे बिहार थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, बौद्ध धर्म के से संबंधित पंजाब के क्षेत्र में जितना विकास हुआ उतना भारत के अन्य क्षेत्रों में, एक अगर गया और उसके आसपास के बिहार के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, दूसरा किसी जगह नहीं हुआ। तंत्र के क्षेत्र में जितना विकास पंजाब के क्षेत्र में हुआ, तंत्र विद्या के क्षेत्र में जितना पंजाब के क्षेत्र में विकास हुआ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में विकास हुआ, उतना बहुत कम जगह पर हुआ। भौगोलिक परिस्थितियां के कारण इतिहास पर बहुत सी अन्य प्रभाव भी पड़ा। एकता में बाधा पैदा हुआ। नदियों, पर्वतों, रेगिस्तानों और वनों से भिन्न भिन्न प्रदेशों में बटे होने के कारण देश या पंजाब के विशाल आकार ने भारत या पंजाब की राजनीतिक एकता के प्रश्न को बहुत कठिन बना दिया। लोग एक दूसरे तक पहुंचने में इनमें भी समय लगने पर, जैसे साउथ इंडिया के शहर थे, नदियां थी, पर्वत थे, रेगिस्तान था, वन था, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार का जो वातावरण था, ये वातावरण भी एकता को, पंजाब के एकता को बनाने में थोड़ा सा कठिनाई पैदा किया। उसे रोक नहीं पाया, लेकिन कठिनाई पैदा की। अनुभव बताता है कि देश के अनेक भागों को एक ही राज सत्ता के अधीन बनाए रखना कितना कठिन कार्य था, और पंजाब के क्षेत्र में यह तो विशेष रूप से भरा हुआ था। अंग्रेजों के आने से पूर्व अशोक और अकबर ने इस कार्य को पूरा करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए थे। इसी प्रकार अंग्रेज भी एक समय में पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित नहीं कर सके थे। हम देखते हैं अशोक के समय में यहां विद्रोह हुए, अकबर के समय में विद्रोह हुए, अंग्रेजों के समय में विद्रोह हुए, और आज भी ओसामा बिन लादेन जैसे व्यक्ति को वहीं मारा जाता, और आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उस क्षेत्र में आज भी शांति स्थापित नहीं हो पाई है। तो पता नहीं उसकी मिट्टी में क्या है। ये एक ऐसा पोजीशन है जिसको हम आज प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। डॉक्टर आरसी मजूमदार कहते हैं कि देश की विशालता तथा संसार से इसकी तुलनात्मक पृथकता का एक और महत्वपूर्ण परिणाम निकला कि भारत एक विशिष्ट और आत्मनिर्भर इकाई या लगभग स्वयं एक छोटा सा संसार बन गया। एक भारतीय शासक को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश की सीमाओं में ही पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध था, इसलिए ऊंची पहाड़ियों को पार कर विदेशों के विजय की तनिक भी इच्छा नहीं थी। और पंजाब का जो क्षेत्र था यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाहर के जो आक्रमणकारी थे वो उपजाऊ भूमि को लेकर, अच्छे वातावरण को लेकर के पंजाब में आते थे, तो यहां से दूसरी जगह जाना बहुत इच्छा की बात नहीं थी। इसके बावजूद अगर प्राचीन इतिहास को देखें तो जम्मू द्वीप के इतिहास को पुराणों में खंगालेंगे तो देखेंगे कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांशतः इलाकों पर भारतीय शासकों का कब्जा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बहलिक विजय का उल्लेख दिल्ली में मेहरौली स्थित अभिलेख में साफ साफ मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंजाब के इतिहास की धारा को प्रभावित करने में बौद्धिक तत्वों ने बहुत योगदान दिया। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भूगोल और इतिहास चांद और सूरज है तथा सारे इतिहास की दाईं और बाईं आंखें यही भूगोल और इतिहास है। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
आज के विषय को लेकर के कुछ प्रश्न होंगे तो वो अपना परिचय देकर के पूछ सकते हैं। पहले अपना परिचय देना, फिर पूछेंगे। मेरा एक निवेदन है कि प्रश्न पूछते समय संक्षेप में प्रश्न को पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये मंच चर्चा का नहीं है, एक बार प्रश्न पूछने के बाद उसके बाद काउंटर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने में से कोई भी अपना परिचय देकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कुलदीप महाजन एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उस समय पंजाब कहां से लेकर कहां तक था, जिस पंजाब का आपने जिक्र किया है? ये पंजाब जो उस समय का था, हिंदू कुश पर्वत जो कि अफगानिस्तान के नॉर्दर्न इलाका है, हिंदू कुश पर्वत से लेकर के यमुना नदी तक, यानी कि दिल्ली के पास तक का जो इलाका था, ये पूरा पंजाब था। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार विश्वदीप जी और प्रशांत गौतम जी। मैं विशाल शर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि आपने बोला कि हिंदू जो शब्द है ये बहुत हजार साल पहले से चला आ रहा है, 5,000 या उससे भी पहले से, मगर एक संघ के बड़े अधिकारी ने बताया था कि हिंदू शब्द तो अरब की देन है। वो सिंधु को मतलब वो उस तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, सिंधु से हिंदू। हाँ, वो स को ह बोलते थे, तो वही मैंने पारसी की बात किया है, लेकिन ये बहुत बाद में हुआ। हिंदू शब्द हमारे पुराणों में मिलता है, कई पुराणों में है जिसमें हिंदू शब्द मिलता है। और एक चीज को ध्यान रखना है, पुराणों को कहा गया है कि ये आज से 2000 साल पहले लिखा गया है, 3000 साल पहले लिखा गया और 4000 साल पहले लिखा गया है। लेकिन बहुत से पुराणों का ये उल्लेख है कि वो कलयुग से पहले लिखा गया है, यानी कि 3202 ईस्वी पूर्व से पहले लिखा गया है, उसके बाद नहीं लिखा गया है। लेकिन उसमें जो स्टोरी मिलता है वो थोड़ा सा अलग मिलता है, उसमें बाद की भी चर्चा है। तो जो हिस्टोरियन, कई तरह के हिस्टोरियन हैं, उन्होंने उसकी चर्चा, उसके डेट को उन्होंने बाद में कर दिया, 1500 बीसी तक कर दिया, 800 बीसी तक कर दिया, जबकि लिखा हुआ है 3202 ईस्वी पूर्व से पहले। इसलिए साल को और समय को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और आज भी हमारे पुस्तकों में इन साल को और इन चीजों को लेकर के अभी भी क्लियर कोई इंस्ट्रक्शन, क्लियर कोई बातें नहीं आ पाई है। इसलिए मैंने इसे 10,000 साल पहले, क्योंकि कोल्डी हवा में, आप बात को समझे, कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद के पास है, वहां धान की खेती का प्रमाण मिलता है, वो 10,000 साल पहले था। इंडस वैली को कहा जाता है कि 3,000 साल पहले वो शुरू हुआ, 3000 बीसी में, यानी कि आज से 5,000 साल पहले बीसी हुआ में शुरू हुआ, और उसके बाद वैदिक फेज है जी। लेकिन मैं कहता हूं कि वैदिक फेज 10,000 साल पहले से शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है, और प्राचीन काल में उसका जो पीक पॉइंट था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता था। जबकि आपके पुस्तकों में दोनों को अलग अलग किया गया, पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता है और उसके बाद से वैदिक फेज। ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए समय को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, समय प्राचीन काल का है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन तो सामने आता है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना मानना है। जो संघ के अधिकारी ने कहा है ठीक है, वो भी उस पोजीशन में बोले होंगे जिस पोजीशन में उन्हें लगा होगा कि ये इसमें सत्य है। पुराणों में जो लिखा हुआ है उस अनुसार, और जो हमारे पास एविडेंस है, कोल्डी हवा का जो एविडेंस है, जो 10,000 और 8,000 साल पहले का है आज से, तो इसलिए हम उसके आधार पर बताते हैं कि 10,000 साल पहले भारत में सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी, जिस समय पूरा यूरोप जंगल था। जी जी भाई साहब। जी मैं धन्यवाद। शर्मा सेक्टर 15 से बोल रहा हूँ जी। आ रही है विश्वदीप जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे पंजाब में हम जानते भी है, इन्होंने अपने लेक्चर में भी बताया कि जाति जो है, जात पात कम रही है शुरू से। क्या आप इसको मानते हो? या हमें इसके बारे में बताइए कि इस्लाम का जो रोल है, इसमें इस्लाम की कोई कंट्रीब्यूशन है कि इस रीजन में जाति पाति जो है वो कम पनपी है? जी, मैं बेसिकली बिहार से हूं, और मैं आपको बताऊं वहां जाति पाति का, या बिहार, यूपी में, बंगाल में जाति पाति का जो पोजीशन रहता है वो क्या रहता है,
तो आप समझेंगे कि जाति पाति के जो कॉम्प्लिकेटेड रूप है वो क्या है। मैं वहां से पंजाब में और आज के क्षेत्र में यहां पर आया, मुझे जाति पाति का वो रूप यहां 10% भी देखने को नहीं मिला। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। आप शायद इसको मिलाएंगे भारत के अन्य क्षेत्रों में क्या है और पंजाब में क्या है, मुझे आश्चर्य होता है। दूसरी चीज, मुसलमानों के आगमन के कारण जाति पाति कठोर हुई। जो जाति पाति बन चुका था, जिसकी चर्चा पहले था, ब्रह्म वैवर्त पुराण एक पुराण है, उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में कैसे कैसे जाति बना है उसके बारे में कहा बताया हुआ है। ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय के पुत्री से शादी कर लिया तब क्या हुआ, और क्षत्रिय शूद्र का पुत्र ब्राह्मण के पुत्री से शादी कर लिया तो कौन से कास्ट का हुआ। ये एक कास्ट का ढंग था। दूसरा था क्षेत्र के हिसाब से, चितपावन ब्राह्मण एक ब्राह्मण थे, दूसरा काश्मीरी ब्राह्मण अलग ब्राह्मण थे, मिथिला ब्राह्मण अलग ब्राह्मण थे, इसी तरह से गौड़ीय ब्राह्मण अलग ब्राह्मण थे। ये सभी ब्राह्मण अलग अलग थे। इन सभी ब्राह्मणों में कई में कि वो गंगा पार के है, वो इस तरफ के शादी विवाह भी नहीं होता था, अंतर थे। तो क्षेत्र के हिसाब से भी कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ब्राह्मणों में ही कई कास्ट आ गए थे। अब बात करते हैं मुस्लिम काल का। जब मुस्लिम काल आया तो उस समय भारत के, उस समय तक भारत की जो संस्कृति थी खासकर कास्ट को लेकर के, वो बहुत हार्ड नहीं था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन जब मुसलमान आना शुरू हुए और उनमें से लोग इन कास्टों में मिक्स होना शुरू हुए या यहां से वहां मिक्स होना शुरू हुए, लोग एक दूसरे को कई तरह के बातें बता करके समानता का सिद्धांत और कह करके हिंदू धर्म से वो लोग यहां से लोगों को निकालने लगे, तब हिंदू कास्ट ने अपने कास्ट सिस्टम को बहुत कड़ा किया और जितनी कास्ट बने हुए थे उतने कास्ट को रोक करके उसी को प्रगाढ़ बना दिया। इसलिए आप देखेंगे कि 10वीं शताब्दी के बाद कास्ट सिस्टम में ज्यादा नए कास्ट नहीं आते, पुराने कास्ट ही रहते हैं, नए कास्ट नहीं आते। तो ये एक थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा प्रभाव इस समय में 10वीं शताब्दी के आसपास में, 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास में ये पड़ता है। नमस्कार प्रशांत जी, मैं बरनाला से डॉक्टर नरेंद्र गोयल। तो जी, जी, जैसे अभी आपने बताया कि मुगल काल, जब मुगल शासक यहाँ पे आ गए तो उसके बाद उन्होंने जाति व्यवस्था को थोड़ा ज्यादा प्रगाढ़ कर दिया। नहीं, हिंदुओं ने किया जी, हिंदुओं ने कर दिया। हाँ, हिंदू सिस्टम में उसे प्रगाढ़ कर दिया गया जी। तो श्रीमान जी, उसमें मेरा जो काफी जो आप व्हाट्सएप पे चलता रहता है उसी से ज्यादा ज्ञान मिलता है आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। तो उसमें एक शब्द आता है कि जैसे जाति शब्द है तो यह पहले संस्कृत में ज्ञाति शब्द था, जो बाद में रूढ़िवादी होते होते जाति शब्द बन गया। और जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म से नहीं थी, वो कर्म से थी, और एक वर्ण का व्यक्ति अपने कर्म के आधार पे अपना वर्ण बदल सकता था। ठीक है। तो उसमें जो बाद में जब मुगल आए तो हमारे हिंदू समाज को डिवाइड करने के लिए और उस पे राज करने के लिए उन्होंने जातिगत व्यवस्था को और पुष्ट कर दिया, डिवाइड को बढ़ाया। जैसे भंगी थे तो हमारे यहाँ पे तो शहर से बाहर जाने के लिए जाते थे जंगल पानी के लिए सुबह, तो घर में शौचालय की व्यवस्था होती ही नहीं थी। लेकिन मुगल जो थे वो कहते थे हमारी स्त्रियां नहीं जाएंगी, हमारे घर में ही मल त्याग करेंगे, और आपके जो कमजोर वर्ग था, शूद्र है या कुछ भी कमजोर वर्ग था, उन्होंने इसको भंगी के कार्य में लगाया और उसको कहा कि धर्म भंग होने से ये भंगी हो गया है, इसका धर्म भंग हो गया है, तो इसलिए उसको भंगी कहा जाने लगा। तो वो जब मल उठाता था अपने हाथ से, गंदा हो जाता है, इसलिए वो उसको समाज ने भी अलग कर दिया। आज भी अगर कोई व्यक्ति मल से सना हुआ होगा तो कोई भी उसको अपने साथ नहीं बिठाएगा। तो तब तो पानी की व्यवस्था ही नहीं थी, तो वो समाज जो अलग हुआ कुछ, उसको बाकी समाज ने भी अलग किया। तो इस तरह से वो डिवाइड जो थी वो बढ़ती चली गई। ऐसा मेरा कंसेप्ट जो कुछ समय में बना है, क्या वो सही है? इसमें एक साथ आपके कई सवाल हैं, चलिए इसको बारी बारी से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने उत्पत्ति की जो बात कहा, मैं उसकी बात करना चाहूंगा कि देखिए, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था। ऋग वैदिक काल में हमारे यहाँ जो कार्य था वो कर्म के हिसाब से था। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उस व्यक्ति की कास्ट जात बनेगी। यानी कि उस समय दो शब्द थे जिसको बाद में चल करके लोगों ने मिक्स कर दिया और क्लियर नहीं हुआ, वर्ण और जाति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण था, ये जाति नहीं था, ये वर्ण था। जाति बाद में इनमें अलग अलग जो जातियां बनी उसको कहा गया। जो शूद्र भी थे वो शूद्र भी दो तरह के थे,
जिसकी आपने भंगी की बात कहा ना, शूद्र भी दो तरह के थे, एक थे शूद्र और एक थे अछूत शूद्र, जिसको अछूत कहा जाता था। शूद्र को ही दो भागों में, एक ग्रुप को घरों में एंट्री मिलती थी, दूसरे को घरों में एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन यह बात कब तक था? यह बात मौर्य काल और गुप्त काल के बाद शुरू हुआ। उससे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 क्लास थे। एक पिता के, सतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है, उदाहरण है, एक पिता के 4 पुत्र हैं। एक पुत्र लोहे का काम करता है, दूसरा पुत्र ब्राह्मण का काम करता है, तीसरा पुत्र वैद्य का काम करता है और उसकी माता जो है वो चक्की पीसने का काम करती है। यानी कि सभी अलग अलग तरह से डिनोट होते हैं और इस अनुसार अगर उसके वंश बनता है तो अलग अलग जाति में चला। बाद में चल करके 10वीं शताब्दी में वो जाति बन जाती है, गुप्त काल में वो जाति बन जाता है और उस जाति का माना जाता है एक ही पिता के 4 पुत्र अलग अलग जाति में चले। यानी कि कर्म के हिसाब से जाति बनती थी, बाद में चल करके जन्म के हिसाब से जाति बन गई। एक ब्राह्मण का पुत्र वेद जानता हो या ना जानता हो वो ब्राह्मण कहलाएगा। एक क्षत्रिय का पुत्र युद्ध करना जानता हो या नहीं जानता हो लेकिन वो क्षत्रिय कहलाएगा। एक वैश्य का पुत्र चाहे वो कोई काम करता हो, वो वैश्य का पुत्र है तो वैश्य ही कहलाएगा। और आज भी वही हमारे यहां चल रहा है। तो ये जो हमारे यहां चल रहा है कि एक वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा, ये 10वीं शताब्दी में यानी कि खास करके मुसलमानों के आगमन के समय में ज्यादा हार्ड हो गया। इससे पहले भी हम देखते हैं, गुप्त काल में भी देखते हैं कि ये हार्ड हो गया, लेकिन वो हार्डपन क्षेत्र के हिसाब से हुआ। यानी कि मिथिला का ब्राह्मण कश्मीर के ब्राह्मण से अगर अपने आप को श्रेष्ठ कहने की कोशिश करे तो वो कह नहीं पाएगा। आप इसको मिला करके भी देखेंगे, जब भगवान की मूर्ति बननी शुरू हुई तो सारे भगवान की पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो मूर्ति बनी वो गणेश की मूर्ति बड़ी बड़ी बन जाती थी और दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, सब मूर्ति छोटी बनती है। आप कलकत्ता में चले जाए, काली की मूर्ति बड़ी बन जाएगी, गणेश की मूर्ति छोटी बनेगी, सरस्वती की मूर्ति छोटी बनेगी। आप कश्मीर में चले जाए, वहां सरस्वती की मूर्ति बड़ी बनेगी और बाकी गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, कार्तिकेय की मूर्ति वो छोटी बनेगी। तो हमारे यहां समाज से धर्म भी दिखाई देता है और धर्म से समाज भी दिखाई देता है। तो जाति प्रथा समय के अनुसार हार्ड होता चला गया। आज हम उसे जिस रूप में ले इस आधुनिक काल में, लेकिन धीरे धीरे वह हार्ड होता चला गया। मुसलमानों के आगमन तक ज्यादा हार्ड हुआ और वो हार्डपन कंटिन्यू किया आज तक। भाई साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर दर्पण आनंद हूँ, जिला विद्यार्थी कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख मोहाली जिला। भाई साहब आपके इस पूरे वक्तव्य में तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी बात रखी। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि आपने एक बात कही कि पंजाब में कला संस्कृति के डेवलपमेंट में लगी क्योंकि भौगोलिक व्यवस्था के कारण हम लड़ते रहे। तो मेरा ये प्रश्न है, अगर रामायण काल देखें तो लव के नाम पर लाहौर बसता है, कुश के नाम पर कसूर बसता है और एक पूरा का पूरा व्यवस्था वहां पर बसाई जाती है। अगर मौर्य काल देखें कला संस्कृति के हिसाब से ये क्षेत्र तो एक रिच रहा ही है। तो ऐसा, तो पहली बात तो ये कि अगर भौगोलिक व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ तो पहले ऐसा क्यों मिलता है कि इतना भौगोलिक व्यवस्था के कारण यहाँ पर सांस्कृतिक उत्थान नहीं हो पाया, पहला। और दूसरा, अगर हम भौगोलिक व्यवस्था की बात करें तो पूरा भारत एक कैसे रहा? आपने एक और बात कही ना, भौगोलिक व्यवस्था के कारण यहाँ पर केंद्रीकरण राजनीतिक व्यवस्था नहीं हो पाई, यानी कि कोई एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन पाई जो कि एकीकृत रहे, यानी कि एकता सी दिखे। अगर ऐसी बात मान ली जाए तो पूरा भारत जब हम एक कहते हैं, जबकि पूरी भौगोलिक व्यवस्थाएं ऊपर से लेकर नीचे तक एक हैं, तो वो एक कैसे रहा? तो ये थोड़ा सा जो विरोधाभासी लग रहा है, ये थोड़ा सा संशय। मैंने जो एकता में बाधा की जो बात कहा वो बहुत सिंपल था। जहां भी पर्वत होता है ज्यादा, जहां भी नदियां होता है ज्यादा, वहां पर थोड़ा सा अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति कहीं ना कहीं एक दूसरे रूप में भी रहती है। आप पर कहा भी जाता है कि प्रत्येक 8 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाता है, पता है ना आपको, होगा पता। प्रत्येक 8 किलोमीटर पर आप जो यहां जो बात बोल रहे हैं, 8 किलोमीटर तक जाएं तो 8 किलोमीटर थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर में भाषा चेंज हो गया, संस्कृति भी चेंज हुआ। और वो संस्कृति जो एक तरफ के और दूसरे तरफ के लोगों को नदी मिलने में बाधक है,
पर्वत पहाड़ मिलने में बाधक है, रेगिस्तानी क्षेत्र मिलने में बाधक है, तो थोड़ी सी अलग अलग संस्कृति उपजेगा। जो अलग अलग संस्कृति उपजेगा वो अलग अलग रूप में होगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में या एक अन्य शब्दों में हम उसको कबीला भी कह सकते हैं। तो हर कबीला के अपने नियम, हर क्षेत्र के अपने नियम, ये यहां पर बैठा हुआ था। इस पॉइंट पर मैंने कहा कि ये किसी ना किसी रूप में संस्कृति बदलती रही। महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप चले जाए, पर्वत पहाड़ न, दक्षिण भारत में आप चले जाए, केरल की जो संस्कृति है वो कर्नाटक की एकदम नहीं है। कर्नाटक की जो संस्कृति है, पास में रहने वाले कोंकण क्षेत्र की वो संस्कृति नहीं है, महाराष्ट्र की वो संस्कृति नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि जहां पर्वत पहाड़ खाई नदी ज्यादा है, वहां संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा नहीं घूम पाती है। इस ग्राउंड पर मैंने कहा और भी कारण हो सकता है ये चीज पूरी तरह मेरा एक तरफ देखना हो, एक दूसरी तरफ आप भी देखें। दूसरी बात जो आपने कहा कि केंद्रीकृत शासन, आप अशोक के समय में देखें, सबसे पहला जो विद्रोह होना शुरू हुआ अशोक के समय से शुरू हो जाता है। 3 क्षेत्र में सबसे ज्यादा विद्रोह होते थे, उस समय भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। अब पंजाब के क्षेत्र में आप देख ले, अफगानिस्तान के क्षेत्र में देख ले, और पाकिस्तान के क्षेत्र में आप देख ले, बंगाल के क्षेत्र में और बिहार के क्षेत्र में आप देख ले, और साउथ इंडिया के भी जो साउदर्न पार्ट है आप उसको देखें। और आज भी केंद्र में जिसकी भी सरकार रहती है उसके अगेंस्ट ही यहां पर सरकार बनता है। पंजाब और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में देख ले, वहां पर तो खैर हमेशा विद्रोह होते रहते हैं। बंगाल के क्षेत्र में देखें, बिहार के क्षेत्र में हमेशा केंद्र के अगेंस्ट ही उस समय भी रहता था और आज भी है। साउथ के कुछ इलाका है, साउदर्न प्योर साउदर्न इलाका में चले जाए, वो हमेशा केंद्र के अगेंस्ट ही रहता है। आज केंद्र में जिसकी सरकार आएगी उसके उलट वहां सरकार बन जाएगा। ये चीज रहा है। विद्रोह की कैपेसिटी, विद्रोह की जो पोजीशन रहा है वो ज्यादा हार्ड रहा है, खासकर बिहार बंगाल के क्षेत्र में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में और साउदर्न पार्ट के क्षेत्र में। मैंने इस ग्राउंड पर इसको कहा था। आप अशोक के समय में यहां विद्रोह होते रहे, उसको दबाने के लिए अशोक कई बार आया, महेंद्र आया, समुद्रगुप्त के समय में यहां विद्रोह हुआ, कई बार इन लोगों ने भी विद्रोह दबाया। बाद में आप अकबर के समय में देखें, यहीं पर विद्रोह होते रहे। इसी पंजाब के क्षेत्र में हमेशा विद्रोह होने रहे, तक्षशिला के क्षेत्र में विद्रोह होते रहे। हाँ, एक चीज आपने कहा कला संस्कृति के बारे में, उसको मैं बता दूं, कला संस्कृति के मामले में यह नहीं है कि यहां उत्थान नहीं हुआ, मैंने कहा यहां विकास नहीं हुआ। जो चीज बना था उसको इन्होंने तोड़ा। और ऐसे भी आप मिला ले, इस पूरे क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आप बिहार बंगाल के क्षेत्र में चले जाए, कुल मिलाकर के 8 यूनिवर्सिटी थे उस समय में। उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा, इस तरह करके 8 यूनिवर्सिटी थे। इस क्षेत्र में विकास तो हुआ है, मूर्ति जितनी बड़ी बड़ी बनी है वो विश्व भारत के किसी क्षेत्र में नहीं बना है। लेकिन मैंने बताया भी था कि जो आक्रमणकारी आए, सबसे पहले अपने धर्म को लेकर के उन्होंने इसी मूर्ति को तोड़ना शुरू किया कि जब तक ये मूर्ति है तब तक हमें अपनी संस्कृति को पनपने नहीं देगा, यही संस्कृति चलती रहेगी। इसलिए इन्होंने इस मूर्तियों को तोड़ दिया। मूर्ति को तोड़ नहीं पाए तो कम से उसके नाक, मुंह और आंख को उन्होंने तोड़ दिया। तो इसलिए संस्कृति उत्पत्ति हुई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से चला। लेकिन विकास, वो संस्कृति जो एक बार आई वो ठीक से विकास नहीं किया। ठीक है, दूसरी संस्कृति है, ठीक है, तीसरी संस्कृति है, संस्कृति आती रही, थोड़ा थोड़ा चेंज करके आता रहा और वो चलता रहा। लेकिन उसको नष्ट करने वाले भी नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा लोग थे, बजाते बिहार बंगाल उड़ीसा, या आप साउथ के पार्ट में चले जाए। नमस्कार जी, जी प्रदीप कुमार जी। मेरा सवाल ये है कि अंग्रेजों और मुस्लिम दोनों ने इस देश को लूटा, पंजाब का जिक्र किया, तो ज्यादा लॉस अगर हमें देखा जाए तो किसने पहुंचाया? जो देश की आज पोजीशन है उसके लिए मुस्लिम और इंग्लिश रूल से कौन ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल है? मैं एक दूसरी बात कहूंगा, इस देश को जितना मुसलमानों ने लॉस नहीं किया, जितना अंग्रेजों ने लॉस नहीं किया, उससे ज्यादा भारतीयों ने ही किया, जिसको हिंदू भी कहते हैं। इसलिए इसको डिटेल से एक बार देखें। यहां का लॉस हिंदू ने लॉस किया सबसे ज्यादा इस देश को। अंग्रेजों ने तो एक सिस्टम देकर गए, तुर्क भी आए, उनसे भी लोग नफरत करते थे और हिंदू धर्म में उसे अछूत कहा जाता था, एक अंतर था। लेकिन बाद में चल करके सबसे ज्यादा जिन लोगों ने लॉस किया, इन्हीं लोगों ने किया। और ये डाटा कि तुर्कों में, मुगलों में और अंग्रेजों में ज्यादा लॉस क्या हुआ, अब लॉस के कई चीजें हैं। पैसे के मामले में आप कहना चाह रहे हैं, जमीन के मामले में आप कहना चाह रहे हैं, संसाधन के मामले में आप कहना चाह रहे हैं, किस चीज के मामले में आप कहना चाह रहे हैं, उस सबका अलग अलग डाटा है। वो डाटा आज मेरे पास नहीं है, लेकिन वो डाटा भी हो जाता है।
हाँ भाई साहब, एक प्रश्न है मेरा छोटा सा। जैसे आज कई सिख भाई ऐसा बोलते हैं कि जो पंजाब है वो 300 साल, जब गुरु नानक जी ने ये धर्म बनाया था तो तभी से है, उससे पहले तो था ही नहीं पंजाब। तो ये कैसे बदला जाए उनकी धारणा? मैंने अभी विशाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी भाई साहब। हाँ विशाल जी, मैंने अभी कहा कि इस देश को मुसलमान, तुर्कों और अंग्रेजों ने जितना नष्ट नहीं किया ना, उतना यहीं के लोगों ने किया। और इस धारणा को कौन बदलेगा? भारतीय बदलेंगे ना। एक अंग्रेज से मैं दिल्ली में था, उनसे कहा गया कि आर्य बाहर से आए हैं, इसको आप लिखना क्यों नहीं बंद करते हो? वो विदेशी था, उसका लेक्चर था, और लोगों ने कहा कि भारत आर्य बाहर से आए, आप नहीं लिखना बंद कर रहे हो, आप ब्रिटिश राइटिंग में क्यों नहीं लिखना बंद रहे हो? अंग्रेज ने क्लियर जवाब दिया, वैसे आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा। वही चीज यहां है। आप भारत में इसे 300 साल 400 साल गुरु नानक देव जी से हिस्ट्री शुरू हुआ और रणजीत सिंह तक हिस्ट्री खत्म हो गए, या आज तक जो भी रहा एक नए ढंग से चलता रहा। 300 साल से नहीं है। मैंने बताया कि जो हिस्ट्री मैंने बताया आपको, अगर वेद पुराण रामायण महाभारत सबकी चर्चा किया जाए, इन सारे चीजों की चर्चा किया जाए, तो जो गुरुओं का है, ठीक है, गुरु इनकी आस्था है, हमारी आस्था है, हम सब लोग इस चीज को मानते हैं, हम उसे जरूर हिस्ट्री में रखेंगे, है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है। हमारा पंजाब का तो रिच हिस्ट्री प्राचीन काल में रहा, सिल्क रूट रहा। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत में जो सोना ही सोना आता था, वो सिल्क रूट से आता, वो पंजाब का पार्ट था। पंजाब में जितनी खुशियां मनाई जाती थी, भारत के किसी क्षेत्र में नहीं मनाई जाती थी। तो जिस क्षेत्र में चुने, उस क्षेत्र में उस 300 साल की जो आप बात कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी से पहले था, बाद में भी था, लेकिन शुरुआत पहले ही हुआ। इसलिए पंजाब का इतिहास प्राचीन काल से है। जिस समय पूरे भारत के क्षेत्र में जंगली अवस्था था, उस समय पंजाब में सिंधु सरस्वती सभ्यता डेवलप कर चुका था। एक ऐसा नगर, एक ऐसा शहर जो आज चंडीगढ़ है, इस तरह के नगर थे, इस तरह के मकान थे। मकानों का कोई भी दरवाजा मेन सड़क की तरफ नहीं खुलता था, पीछे की तरफ खुलता था। आप सोच ले इसको। जी भाई साहब, कितना शानदार उस समय की सभ्यता था। आप सही में मामले में उठा करके सिंधु सभ्यता को अब देखें। ये कम्बोर्ड की जो व्यवस्था है, जो हमारे पोटी बॉक्स, जो कम्बोर्ड की व्यवस्था है, आपको बताएं, उसका भी उदाहरण उस समय मिलता है और उसका फोटो भी है। लेकिन अब कहां देंगे, किसको देंगे, कहां छापेंगे? आप में से सवाल उठाने वाले 5 लोग होंगे। आप जहां पर खड़े हैं ना, उसी जगह पर 4 लोग अन्य खड़ा होगा जो कहेगा नारे यार इसे क्या मानना है। तो मैंने इसीलिए कहा इस देश को नुकसान यहां के लोगों ने ज्यादा किया। उन्हें समझ ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार अपनी संस्कृति को समझे, लेकिन अपने अनुसार तो समझे, इसे अपना देश तो समझे, संस्कृति तो समझे। ये है सिचुएशन। एक बीच में से तरुण जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। मैंने कहीं सुना था कि जो अशोका के राज में लोग कन्वर्ट होकर बने थे बुद्धिस्ट, वही लोग बाद में जो मुस्लिम सबसे जल्दी बने, जो मुगल आए। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है या नहीं है? बस ये नहीं है, सच्चाई नहीं है। जिसे भंगी कहा गया, जिसे जुलाहा कहा गया, कहा जाता है कि इनमें से जुलाहा तो बंगाल के क्षेत्र में विशेष रूप से थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे, गुजरात के क्षेत्र में थे। ये सभी के सभी आज जुलाहा जो कास्ट था हिंदू में, वो आज हिंदू में है ही नहीं, वो बने। तो जो निम्न तबका था, जिस निम्न तबका में, निम्न तबका समानता के सिद्धांत से अलग था, वो लोगों को माना जाता है कि वो उसमें कन्वर्ट हुए थे। बाकी जिसको कन्वर्ट होना है, पैसे के लालच में जो करे, पहले का समय दूसरा था उस समय में, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अशोक के समय में बौद्ध जो हुए थे वही ज्यादा हुए थे। बौद्ध नहीं हुए थे। बौद्ध तो मैक्सिमम बौद्धों से कन्वर्सन नहीं हुआ, हिंदू के लोअर क्लास से कन्वर्सन हुआ सबसे ज्यादा। सर ऐसा भी तो है ना कि सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी है कि जो राजे का धर्म होता है, यूजुअली जो प्रजा का धर्म वही होता है। नहीं। तो जो अशोका के राज में मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों का जो धर्म रहा होगा वो वही रहेगा, बौद्ध रहा होगा, जब अशोका ने जो खुद अपना लिया बौद्ध धर्म। जो अशोक पहले शैव था, शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था, लेकिन बाद में चल करके उसने देखा
कि पूरे भारत को कंट्रोल, पूरे भारत पर शासन किया, उतना बड़ा राज्य यूरोप का किसी शासक ने नहीं बनाया। तो पूरे भारत पर राज्य किया, पूरे भारत के राज्यों को सेंट्रलाइज जो सिस्टम था भारत में, मैसूर में भी विद्रोह होते थे, तक्षशिला में भी विद्रोह होते थे और बंगाल में भी विद्रोह होते थे। एक शासक के बस की बात नहीं था कि वो मैसूर में भी विद्रोह को दबा ले, तक्षशिला में भी दबा ले और मैसूर में भी दबा ले। तब क्या किया? तब अशोक ने एक सिद्धांत चला, बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका जो सिद्धांत था अहिंसा, उसको सबसे पहले रखा और कहा कि अहिंसा अपनाओ। और उसमें भी एक और बीज था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में और मैसूर के क्षेत्र में लोहे की खोज हो चुका था, मतलब जनरल हो चुका था। लोहे की खोज तो बहुत पहले हो चुका था भारत में, उस पर मेरा एक पेपर भी है कि भारत में ही सबसे पहले लोहे की खोज हुआ, जबकि लोग कहते हैं कि यह मिस्र में हुआ, भारत में हुआ। एनीवे, जो लोहे की खोज हुआ था उससे तलवार बनाने की कला मैसूर सीख गया था, तक्षशिला सीख गया था और छोटा नागपुर का क्षेत्र, यानी कि आज जो रांची का क्षेत्र है, आज जो झारखंड का क्षेत्र, वो क्षेत्र सीख गया था। तो तलवार से तलवार को रोकना आसान नहीं था, इसलिए अशोक ने अहिंसा का सिद्धांत दिया और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने शैव धर्म तो छोड़ा नहीं है, लेकिन उसने अपना बौद्ध धर्म अपनाया ताकि लोगों के तलवार को नीचे रखा जा सके। एक दूसरे ढंग से मैं बता रहा हूं, अशोक ने जो धर्म चलाया, जो धम्मा चलाया, उसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला था अहिंसा, दूसरा था उसमें माता पिता की सेवा करना। जो बच्चा माता पिता की सेवा कर रहा है यंग एज में, वो विद्रोह नहीं करेगा क्योंकि उसको माता पिता की सेवा करना है, वहां से उसको निकलना ही नहीं है। तीसरा था गुरु की आज्ञा मानना। कोई भी गुरु ये नहीं कहता था कि तुम बाहर जाकर के लड़ो, तुम बाहर जाकर के विद्रोह करो। गुरु उसे हमेशा सैद्धांतिक बातों को ही सिखाता था। यानी कि कुछ ऐसी चीज थी, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उस उद्दंडता को कंट्रोल करने के लिए, उस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को ही उसने आगे बढ़ाया। उसने धम्मा चलाया, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि आप धम्मा को स्वीकार करो। बौद्ध धर्म चलाया, आप अपने आप कर सकते हैं। उसी समय में शैव भी हैं, उसी समय में वैष्णव। कोई ऐसा शासक नहीं है जिस शासक के समय में आप कोई एक धर्म चलाया गया और लोगों से उसी को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया। पूरे हिंदू शासन में कहीं नहीं है। मुस्लिम शासन में हो सकता है मगर हिंदू शासन में नहीं है। सर एक छोटा सा और प्रश्न है। जी जी। तो अपने सारे इतिहास से सीखते हुए हम आज के टाइम में कौन सी बात है जो हम पिछले समय से सीख के आज के टाइम में उसको जो लागू कर सकते हैं? पिछले टाइम से सीखकर आज के डेट में लागू करें? हाँ जी। तो ये तो मेरा मतलब है कि व्हाट्सएप महाजन आज सबसे ज्यादा हैं जो इस बात को बता रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं। आज हम कहते हैं, पहले कहा गया बैक टू द वेदास, आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती ने कहा बैक टू वेदा। हम आज भी कहते हैं बैक टू वेदास। आप आज भी रहे, आप वेद को उठाएं। लोग आज हमारे खाने पीने, रहने, सोने, उठने, धर्म में, घर में रीति रिवाज, परंपरा, सभी कुछ वेद से कंट्रोल होता है। लेकिन कितने लोग आप खड़ा करके देखिए, वेद का एक पन्ना भी देखा होगा? सर वही तो मेरा प्रश्न है ना कि किस तरह से उस चीज को जो लागू किया जाए। सही बात है कि ना मैंने वेद पढ़ा है, ना मेरे घर में कोई वेद पढ़ा है, कोई किताब भी पढ़ी होगी, या मैं किसी मंदिर जाता हूँ या मंदिर में भी इस रिगार्डिंग बात होती हो। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमारे आम धारा में ये चीज आए। देखिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक क्रिमिनल निकल गया, एक डॉक्टर निकल गया और एक 2 और बिजनेसमैन निकल गए। चारों की मेंटलिटी अलग है। अब पिता तो सबको एक ही शिक्षा दिया होगा ना, लेकिन चारों अलग निकल गए। अब उन चीजों को उठाकर कौन कितना एक्सेप्ट करता है, उस इंडिविजुअल, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। किसी को जबरदस्ती, संस्कृति की बात है, किसी को जबरदस्ती नहीं दी जाती, बल्कि उसे अपनाना पड़ेगा। तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो तो है, बट जैसे आज जितने मेरा निवेदन है कि समय 33 संख्या या 34 है, सभी के सभी कुछ ना कुछ इनको है इंटरेस्ट संस्कृति में, तभी सभी हुए हैं। तरुण जी, मुझे लगता है कि समय सीमा देखते हुए प्रशांत जी से दोबारा चर्चा की जा सकती है। ठीक है विशाल जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। एक आप ऐसा सेशन रखें जो हिस्टोग्राफी से रिलेटेड हो, जिसमें ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि धर्म क्या है, जाति क्या है, ये सारी चीजें आएगी।
तो जरूर एक बार आप कोशिश करें कि एक बार हिस्टोग्राफी से संबंधित सब्जेक्ट को रखें, पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट टॉपिक को न रखते हुए संपूर्ण हिस्ट्री पर रखें और उससे सवाल जवाब पर करें। मैं बताऊंगा सारा चीज। जी जरूर जरूर, इस तरह का। अभी प्रशांत जी मुझे लगता है कि 8:15 हो गए हैं। कार्यक्रम का समापन मंत्र अभी होने के पश्चात हम जा सकेंगे। प्रशांत जी अपने पंजाब के ही रहने वाले हैं। जिन कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को व्यक्तिगत इस विषय पर बात करनी होगी तो नंबर अपने जिला प्रमुख या मुझसे ले सकते हैं। और जैसा प्रशांत जी ने सुझाव दिया है कि कुछ ऐसे विषयों पर और चर्चा और विमर्श के विषयों पर रखा जाएगा तो आगे अपनी श्रृंखला चलती रहेगी, तो ऐसे विषयों को हम रखेंगे। अभी समापन मंत्र होगा, उसके बाद हम जा सकेंगे। रोहित जी, समापन मंत्र। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते है निस्भाग्यो, साधो मन का मान त्यागो, सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, हरख सोगते रहे अतीता, तीन जग तत पछाना, उस्तत निंदा दो त्यागे, खोज पद निर्बाना, जन नानक एह खेल कठन है, किन्हु गुरुमुख जाना, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो।